जो सीएम विंडो से लेकर जो जिला महामंत्री का सफर है, क्या है इतना पैसा आपने कमा लिया कि करोड़ों रुपए की विशाल कोठी आपने बना ली? क्या लगभग करोड़ों रुपए इस कोठी में लग चुके होंगे? सर कितना खर्चा इस कोठी में अभी तक आ चुका है? देखिए, ये तो मैंने कैलकुलेट नहीं करा। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सेक्टर 15 में इस वक्त जो है हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है और एक कोठी काफी चर्चाओं में है। सामने आप देख सकते हैं एक विशाल कोठी जो है आपको नजर आ रही है। सेक्टर 15 में ये कोठी जो है आपको नजर आ रही है और जिस तरीके से हर्ष शिकारा की अगर हम बात करें, उनका जो महल बना है काफी चर्चाओं में रहा है, उसी तरीके से ये कोठी भी आजकल काफी चर्चाओं में है, क्योंकि ये कोठी जो है एक बीजेपी नेता की है और बीजेपी नेता जो कि नाम मैं आपको बताना चाहूंगी, बीजेपी नेता तरुण देवीदास जी जो कि अभी जिला महामंत्री है, उनकी ये कोठी है जो लगभग 4 मंजिला बनाई हुई है। और देखिए, मैं कैमरामैन से कैमरा एक बार घुमाकर आपको ऊपर तक दिखाया जाए, जो हमारे जिला महामंत्री है बीजेपी पार्टी से, उनकी ये कोठी है और काफी चर्चाओं में। देखिए इधर किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर डेकोरेशन करवाई, देखिए कमल का फूल किस तरीके से पार्टी से समर्पित जो है नेता है, ये कमल का फूल देखिए यहाँ पर भी बनवा दिया गया है। और देखिए लिफ्ट यहाँ पर बनाई हुई है, बड़ी शानदार लिफ्ट जो है आपको नजर आ रही है। काफी खुला स्पेस आपको नीचे जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए अभी आपको ऊपर लेके चलते हैं, जल्दी ये ओपन करना। काफी सिक्योरिटी लोग जो है यहाँ पर लगाए हुए हैं। अभी देखिए ऊपर आपको लेके चलते हैं, ये अंदर का एरिया आ गया। ये देखिए लिफ्ट यहाँ पर बनाई गई है। लिफ्ट की अगर हम बात करें, पारदर्शी लिफ्ट है बिल्कुल। इसमें अगर अंदर से कोई भी फंसा होगा वो दिखेगा, कोई भी। देखिए इधर इधर आके दिखाना एक बार, इधर लाइट ओपन कर दी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है ये लिफ्ट जो है बनाई गई है, किस तरीके से यहाँ पर देखिए कमल का फूल जो कि पार्टी का सिंबल है यहाँ पर बना दिया गया। सीढ़ियों से मैं अभी आपको ऊपर लेकर चलूंगी। देखिए सीढ़ियों की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरीके से डेकोरेशन यहाँ पे की है। बड़ी चर्चाओं में ये कोठी है आजकल। बीजेपी नेता तरुण देवीदास जी की कोठी है, ये काफी लाइट है जो देखिए किस अनोखे ढंग से यहाँ पर सीढ़ियों पे लाइटिंग जो है लगाई गई है। और देखिए अभी खास बात मैं आपको इस कोठी की बताऊं, देखिए अभी ये देखिए इधर मंदिर जो है आपको नजर आ रहा है, उधर देखिए ड्राइंग रूम बना दिया गया है और इधर देखिए एक शानदार हॉल जो है आपको नजर आ रहा है। इधर यहाँ पे देखिए रूम जो है दे दिए गए, इधर शानदार सा किचन जो है आपको नजर आ रहा है। चलिए अभी देखिए इधर से मैं दिखाना चाहूंगी, एक विशाल झूमर जो है आपको नजर आ रहा है। देखिए कितना शानदार झूमर। अगर देखिए दोस्तों जिस तरीके से डेकोरेशन की गई है, करोड़ों रुपए का अंदाजा मैं लगा सकती हूँ कि इस कोठी में जरूर लगे होंगे। अगर अकेले झूमर की बात करें तो लाखों रुपए का झूमर जो है हमें नजर आ रहा। चलिए अभी आपको ऊपर लेके चलते हैं। बीजेपी नेता तरुण देवीदास जी की बात करें, इनका जो राजनीतिक सफर रहा है, सीएम विंडो से लेकर जिला महामंत्री और कुछ व्यापार भी करते हैं, लेकिन सोचने वाला विषय ये कि क्या इतना करोड़ों रुपया जो इस विशाल कोठी में लगा दिया गया है वो भी कहाँ से आया। देखिए काफी चर्चाओं में है ये कोठी। और देखिए अभी हम यहाँ पहुंच गए हैं और ये झूमर अभी देखिए आप सीढ़ियों से लेके आई हूं मैं आपको। इधर भी देखिए किस तरह के छोटे छोटे झूमर और भी यहाँ पर जो है दे दिए गए हैं। एक शानदार कोठी जो है यहाँ पर बना दी गई, 4 मंजिला कोठी बना दी गई है। चलिए अभी आपको सर वेट कर रहे होंगे अंदर। कैसे हो सर? इंतजार करना पड़ा आपको, सॉरी आज कई मीटिंग थी लेकिन कैमरा ऑन है हमारा एक्चुअली। हाँ जी, आपकी कोठी काफी चर्चाओं में है सर, तो मुझे लगा कि नीचे से ही हम कोठी जो है दर्शकों को जरूर दिखाएं। तो जी इधर देखिए काफी विशाल एलईडी जो है आपको यहाँ पर नजर आ रही है और सर यहाँ पे हमारा इंतजार कर रहे थे। काफी इंतजार जो है आपको करना पड़ा। हम नीचे से कोठी आपकी काफी चर्चाओं में है सर। और देखिए अभी इधर एलपीजी का ही आप यहाँ पर देख रहे हैं, एलपीजी के बारे में सर ये सवाल भी जरूर रखेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं कोठी से लेकर ही करते हैं आपकी। सर जो सीएम विंडो से लेकर जो जिला महामंत्री का सफर है, क्या है इतना पैसा आपने कमा लिया कि करोड़ों रुपए की विशाल कोठी आपने बना ली, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए सोनीपत में तो और भी सीएम विंडो एमिनेट पर्सन रहे हैं, मेरे से पहले भी और जिला महामंत्री बने हैं। ये तो संगठन की जिम्मेदारी है, तो समाज सेवा का काम है। इसमें आप ये जरूर पूछ सकते हैं कि अपनी तरफ से हमने एक समाज सेवा के नाते, चाहे जो भी इंटेंशन हमारी रही, क्योंकि राजनीति करने के लिए हर कोई उपयुक्त नहीं होता। उपयुक्त वहां यहाँ इस क्षेत्र में वो होता है जिसमें समाज में रहने का एक जज्बा हो, लोगों के काम करने की एक अंदर मनसा हो, तो राजनीतिक क्षेत्र में वही सर्वाइव कर सकता है। और जहां तक कमाने की बात है,
आप मेरे परिवार का इतिहास आम जनता से, आम लोगों से पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से सोनीपत के इतिहास में मेरे ग्रैंडफादर साहब अकेले ऐसे विधायक होंगे जिन्होंने विधायक रहते अपने बच्चों को बिजनेस में सेट किया, चाहे भले ही अपनी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि से बच्चों को दूर करा, केवल इसलिए करा कि वो कभी एक राजनीतिक परिवार में होने का उस तरीके का लाभ ना उठाए कि एक राजनीतिक परिवार के सदस्य होने के नाते किसी और तरीके से धन प्राप्ति के लोभ में कोई अन्य तरीके के रास्ते ना अपनाए। ये उनका शुरू से विजन था। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे परिवार के लोग आज सूरत में सेट है, वो अपने आप में बिजनेस टाइकून है, उनका राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है। और उनका कहीं बहुत अच्छे लेवल पे आज वो पूरे भारतवर्ष में जो हैंडलूम और जो कपड़ा उद्योग है, बहुत बड़ा नाम है हमारे परिवार का। देखिए, इस पर्सन का जो राजनीति से कोई संबंध नहीं था, लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा हुई, सवाल आया, क्योंकि इतनी शानदार कोठी, लगभग करोड़ों रुपए इस कोठी में लग चुके होंगे। सर, कितना खर्चा इस कोठी में अभी तक आ चुका है? देखिए, ये तो मैंने कैलकुलेट नहीं करा। अच्छा। ये तो तिनका तिनका करके, जिस तरीके से पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, एक तिनका तिनका जोड़ करके एक प्रयास किया है। क्योंकि इससे पहले कभी ग्रैंडफादर साहब ने, हमारे फादर साहब ने मकान बनाया था जहां हम रहते थे। और आज के युग के हिसाब से जो आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए, जो एक आजकल एक लाइफस्टाइल है, लिविंग कल्चर है, तो निश्चित रूप से। और आप देख सकते हैं कि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, ये सेक्टर 15 का बाहरी क्षेत्र है, तो इसमें जितनी भी कोठियां इस लाइन में बनी हुई है, सभी आधुनिक मूलभूत सुविधाओं के अनुरूप हर एक हिसाब से बेहतर ही बनी हुई है। देखिए, इनके दादाजी की मैं अगर बात करूं, बड़ा सिंपल सफर जो है उनका रहा, साइकिल पर चलते थे और काफी समाज सेवा उन्होंने भी लोगों की की है। लेकिन तरुण देवीदास जी की बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफी पार्टी के प्रति काफी समर्पित नेता जो है नजर आते हैं। लेकिन एक ऐसे युवा हैं जो काफी मतलब बिजनेस में भी काफी कामयाब पर्सन है। और देखिए, एक किस तरीके से विशाल कोठी इन्होंने यहाँ पर बना दी है। सर, कोठी से मुझे याद आया, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो भी पहलवान है, आपके हमारे पहलवान रहे हैं। और जो हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं उनकी भी जिम चली हुई है। तो मैं आपकी फोटो देखती हूँ कि आप लगातार जिम जाते हुए नजर आते हैं। और आपके घर में भी ऊपर जिम बना हुआ है, छोटा सा जिम आपने बनाया है, एक जूस बार आपने बनाया है। तो सबसे पहले तो पहलवानी पे आते हैं, क्या मतलब क्या किस कनेक्शन से जोड़ के इसको हम देखें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो सभी संघ की पृष्ठभूमि में चलने वाले कार्यकर्ता हैं, जो आरएसएस की नीतियों को अपना आदर्श मानते हैं। और संघ ये कहता है कि हम समाज को तभी समृद्ध कर सकते हैं जब हम खुद समृद्ध होंगे, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। हम समाज को तभी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं जब हम में अपनी इतनी क्षमता होगी कि हम अपने परिवार को एकजुट करके, क्योंकि अभी आप देख सकते हो जो पंच परिवर्तन जो एक नारा है हमारा, जो शताब्दी वर्ष में, और दीनदयाल उपाध्याय जी की जो पुण्यतिथि में जो हमने देशव्यापी प्रशिक्षण महाअभियान जो चलाया है, उसमें भी पंच परिवर्तन है। और उसमें परिवार, कुटुंब, सामाजिक समरसता, स्व का भाव, ऐसे कई सारे हमारे जो आप नारा भी कह सकते हो, हमारे मोटिव्स भी कह सकते हो, जिसको लेकर के हम एक समाज में भारत को विकसित दिशा की ओर ले जाने के लिए हम अग्रसर हैं। और जहां तक है कि भाजपा कार्यकर्ता, उसमें चाहे प्रदेश स्तर के हैं, चाहे जिला स्तर के हैं, चाहे मंडल स्तर के हैं, आपको अधिकांश ऐसे मिलेंगे जो सामाजिक बुराइयों से दूर रह करके एक समाज में अच्छा संदेश दिया जाए, चाहे वो व्यायाम से संबंधित है, चाहे वो देश को अग्रसर ले जाने के लिए हमारी जो विचारधारा है, जो हम उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कह सकते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कह सकते हैं, उससे संबंधित है। आपको भाजपा के आम कार्यकर्ता में ये सभी विशेषताएं जरूर मिलेंगी देखने को। देखिए, तरुण देवीदास इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब इन्होंने देखिए करोड़ों रुपए की कोठी यहाँ पर बना दी है, काफी चर्चाओं में है। जिस कोठी की बात करें, स्विमिंग पूल कोठी में बनाया हुआ है, जिम कोठी में बनाया हुआ है, जूस बार कोठी में बनाया हुआ है, और काफी सुविधाएं जो है दी गई। इनका कहना कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक और चर्चाएं जोरों पर है। चलिए हम कहेंगे, जो हमारे जो जिला अध्यक्ष अशोक भारद्वाज जी कुंडली से हैं, हमने सुना है कि काफी अच्छी बनती है आप दोनों की, और इसी कारण जो आपको जिला महामंत्री का पद जो है दिया गया है। क्या कितनी सच्चाई है इस बात में सर? जिलाध्यक्ष अशोक भारद्वाज जी मेरे छोटे भाई की तरह है, और हम काफी लंबे समय से हमारा संगठन में काम करने का एक तजुर्बा रहा है। जब जिलाध्यक्ष जी खुद मंडल अध्यक्ष थे, तो मेरे पे जिला प्रवक्ता की जिम्मेदारी थी। और पिछली टर्म में जिलाध्यक्ष जी भी और मैं दोनों, हम सीएम विंडो कैबिनेट पर्सन थे। उस क्षेत्र में भी एक साथ काम करने का हम दोनों का एक बहुत ही सकारात्मक अनुभव रहा है। निश्चित रूप से जब उनका कुंडली नगर पालिका का चुनाव हुआ था, तो वहां पर मैं प्रभारी की भी मुझे जिम्मेदारी प्राप्त हुई थी। तो बतौर प्रभारी उनका जो पूरा चुनाव था, पूरी कुंडली नगर पालिका का,
तो मैंने एक बेस्ट एफर्ट्स के साथ काम करने की पूरा प्रयास किया था और परिणाम स्वरूप आप देख सकते हो कि सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत अनुसार जो वहां के परिणाम रहे वो सकारात्मक रहे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे चेयरमैन भी और वाइस चेयरमैन अशोक भारद्वाज जी खुद दोनों विजयश्री रहे और बहुत ही टफ फाइट थी उस समय। वहां के जो हालात थे वो कुछ अलग ही तरह के थे। आप खुद भी कुंडली से बिलोंग करते हैं तो निश्चित रूप से और एक निश्चित रूप से जब हम एक इकट्ठे काम करते हैं तो एक बॉन्डिंग होती है। आप बात करते हैं एकता की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कड़वा सवाल ये जरूर आपको लगेगा, जब नगर पालिका के चुनाव थे, जब आपसे एक जूनियर, नाम तो मैं यहाँ पे किसी का लूंगी नहीं क्योंकि आप एक ही पार्टी से हैं, आपके जूनियर को प्रभारी बना दिया गया था, आपको सह प्रभारी बना दिया गया था, फिर आपने मना कर दिया था, फिर आपको कुंडली नगर पालिका का प्रभारी जो है बाद में बनाया गया। आप बात करते हैं एकता की सर, लेकिन वहां पे भी आपको हराने का जो है अंदर से प्रयास किया गया, कितनी सच्चाई है, अब कहाँ रह जाती है आपकी एकता? देखिए, एक वार्ड में मुझे जिम्मेदारी जरूर दी गई। गन्नौर नगर पालिका के एक वार्ड में मुझे सह प्रभारी का दायित्व दिया गया। आपके जूनियर को प्रभारी बनाया गया। उस समय जो फैसला लिया गया थोड़ा सा मैंने रखा कि मैं जो अपनी क्षमता है पूरे क्षेत्र में देना चाहता हूँ। मैंने इस्तीफे वाली बात नहीं थी, उसमें मैंने इतनी आग्रह किया था कि मैं अपनी जो क्षमता है पूरे क्षेत्र में देना चाहता हूँ और मेरी क्षमता को पूरे क्षेत्र के लिए यूज किया जाए। और उसी समय संगठन ने मुझे उस वार्ड के सह प्रभारी की जो जिम्मेदारी दी थी उसको हटा करके पूरे नगर पालिका की प्रभारी की संयोजक की जिम्मेदारी मुझे दी गई। क्या आपको नहीं लगता आपको नीचा दिखाने के लिए किया गया? अगर हम आपके दादाजी की बात करें, सोनीपत में भाजपा का खाता खोलने वाले आपके दादाजी थे, काफी समर्पित नेता जो बीजेपी पार्टी के प्रति हमें दिखाई देते, बल्कि नीचे आपने पार्टी का सिंबल, दरवाजे पे भी आपका सिंबल वो कमल का फूल बना दिया गया, लेकिन फिर क्यों बार बार आपको नीचा दिखाने का प्रयास आपकी पार्टी के लोगों द्वारा ही किया जाता है? आप इस बात को मानने को तैयार नहीं हो? भारतीय जनता पार्टी में कोई भी जिम्मेदारी छोटी नहीं होती और ना ही कोई बड़ी जिम्मेदारी इतनी बड़ी होती है। आपने मना क्यों किया जब आपकी जूनियर को प्रभारी बना दिया गया, आपको सह प्रभारी बना दिया गया? क्या आपको ये बात पिंच नहीं हुई उस टाइम पे? अगर पिंच नहीं होती तो आप फिर मना क्यों करते? देखिए, मैंने इस बात के लिए ऐतराज नहीं जताया था कि मेरे से किसी जूनियर कार्यकर्ता, पहली बात तो इस पार्टी में ना तो कोई जूनियर होता है ना कोई सीनियर होता है, किसी और कार्यकर्ता को मेरा प्रभारी बनाया गया। लेकिन सर योग्यता भी तो मेन होती है ना। अब आपकी योग्यता, मैं नाम नहीं लूंगी, मैं नहीं लेना चाहती नाम, लेकिन जिसको बनाया गया था योग्यता में कहीं आपके आसपास भी वो बंदा, वो उम्मीदवार, वो कैंडिडेट कहीं नजर नहीं आता। आप इस बात को मानने को लेकिन तैयार नहीं है। मैं आपको संजय भाटिया जी की एक बात बताता हूँ। उनको हरियाणा सरकार में चेयरमैन बना दिया गया और साथ में वो प्रदेश के महामंत्री थे। उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपनी चेयरमैनी से इस्तीफा दे दिया कि मैंने तो संगठन के लिए काम करना है। नहीं तो लोग चेयरमैन बनने के लिए तरसते हैं, दुनिया भर की सिफारिशें लगवाते हैं। इस पार्टी में अपना एक विजन बना करके चलना पड़ता है। मैंने पिछली बार भी आपको एक बात कही थी, मैं पुनः उस बात को दोहरा रहा हूँ कि मैं अपने सीनियर नेताओं के आगे हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि मुझे खाली घर मत बैठने दो, मुझे संगठन का कोई ना कोई काम देते रहो। एक वार्ड के सह प्रभारी होने के नाते मैं एक लिमिटेड जिम्मेदारी में रहता कि जब उस वार्ड का प्रोग्राम हो तभी मेरा उस वार्ड में रोल रहता। और हार्डली अगर वो चुनाव जो अगर हम पूरा उसका प्रक्रिया गिने तो 25 दिन में मुझे 4-5 दिन ही काम करना पड़ता और बाकी 20 दिन में आराम करता। जिम्मेदारी या मजबूरी? मेरे को जिम्मेदारी ऐसी चाहिए थी क्योंकि इस पार्टी में, मैं आपको एक और बात बता दूं, इस पार्टी में कभी पद नहीं होता, इसमें कभी कोई पोस्ट नहीं होती। इंग्लिश में बात करोगे तो मैं पोस्ट को पोस्ट नहीं कहूंगा, मैं उसको असाइनमेंट कहूंगा, वर्क असाइनमेंट। तरुण देवीदास जी को अनदेखा क्यों किया जाता है? मेरा सीधा सा सवाल है आपसे। मुझे पता है आप पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना चाह रहे हैं, जो अंदर की बात है मैं बोलूं। देखिए, उसके बाद आपके प्रश्नों का यही जवाब आपको मिल जाएगा कि उसके बाद तुरंत बाद ही मेरे को कुंडली नगर पालिका का माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी ने तुरंत प्रभाव से मुझे कुंडली नगर पालिका का प्रभारी बनाया। वहां भी साजिश की गई आपके खिलाफ? वहां पर सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी हमारे जो प्रत्याशी थे उनको जितवाने की। अच्छा, एकता है आपकी पार्टी में। चलिए आते हैं विधानसभा चुनाव पे आते हैं। आपकी पार्टी में एकता है, सभी मिलकर कार्य करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जिस टाइम पे विधानसभा के चुनाव डिक्लेयर हुए तो उस टाइम पे देखा जा रहा था जो टिकटार्थी थे आपकी जो बीजेपी पार्टी के थे उसमें से एक मजबूत उम्मीदवार आप माने जा रहे थे कि भाई आपको टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन हुआ यूं कि कांग्रेस पार्टी से जो हमारे मेयर निखिल मदान जी वो बीजेपी पार्टी में आते हैं, टिकट उनको दी जाती है, लेकिन फिर एक भी टिकटार्थी हमें ऐसा नजर नहीं आता है उनके साथ। वहां भी तरुण देवीदास कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर खड़े। देखिए थोड़ी सी कड़वी बात यहाँ आपको लगेगी, जो मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग है, मैंने अभी जो पता किया है उस टाइम पे शायद आपकी माताजी का देहांत हुआ था और 20 दिन ही हुए थे और आप मुझे हर जगह, विधानसभा के चुनाव थे, हर जगह निखिल जी के साथ आप ही क्यों नजर आ रहे थे? बाकी टिकटार्थी कहाँ थे? यहाँ भी मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, कहाँ थे बाकी टिकटार्थी? कहाँ थी आप लोगों की एकता? देखिए, सभी टिकटार्थियों ने काम किया था निखिल जी के लिए, ठीक है। मैं आपको हमें तो सर फोटो वगैरह में नजर नहीं आए कोई भी,
इतने सारे टिकटार्थी खड़े थे उस टाइम पे, कोई भी नजर नहीं आया। ऐसी सिचुएशन में देखिए माँ माँ होती है, मैं मानती हूँ इस चीज को, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी आपसे। लेकिन 20 दिन का टाइम हुआ था लगभग आपकी माता जी के देहांत को। आप यहाँ 13वीं वगैरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनसे निपट कर आप लगातार फिर पार्टी के कार्य में जुट गए, और लगातार आप ही क्यों नजर आ रहे हैं वहां पर? देखिए, निश्चित रूप से वो मेरे लिए बड़ा एक टफ टाइम था, और लेकिन जो मेरे परिवार ने पूरा जीवन पार्टी के लिए समर्पित कर रखा था और जो संगठन का आदेश था उसको बिल्कुल मानना था, क्योंकि बहुत बड़े अधिकारियों ने, जो संगठन के हमारे बहुत ही शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने बुला करके सख्त हिदायत दी थी। उनको मेरी उस समय एक जो स्थिति थी मानसिक भी, क्योंकि एक घर का सदस्य जाना बहुत बड़ी पीड़ा का समय था वो मेरे लिए, लेकिन निखिल मदान जी को टिकट प्राप्त हुई भारतीय जनता पार्टी से। उनके परिवार का हमारे परिवार के साथ बहुत पुराना जुड़ाव है, शायद आपको इस बारे में नहीं मालूम, और उनके परिवार ने हमेशा बाबू देवीदास जी की उनके हर एक चुनाव में मदद की थी। तो क्योंकि जो हम सदस्य घर का खो चुके थे, उस विषय में तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। हालांकि कांग्रेस वालों ने इस बात को भी इशू बनाया था, ऐसा भी कहा गया कि अभी तो इसका देखो सिर भी गंजा और ये मिठाइयां खा रहा है और निखिल के लिए वोट मांग रहा है। वो विपक्ष के लोग हैं, उनका काम था क्रिटिसाइज करने का, लेकिन हमने अपनी पार्टी की मदद करनी थी, सोनीपत में कमल के फूल को खिलाना था। हमने अपना काम किया और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जितवाया। लेकिन एक वाकया मैं यहाँ पे और दोहराना चाहूंगी, जब प्रदेश अध्यक्ष जी की जो रैलियां वगैरह हुई उस टाइम भी हमें जानकारी मिली है कि आपकी माता जी आईसीयू में थी, उस टाइम भी आप पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे, कितनी सच्चाई है इस बात में? ऐसा था जी, बिल्कुल। उनको गॉल ब्लैडर का कैंसर था और उस समय उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी, और उसी दरमियान ही उनको डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया था कि ज्यादा समय नहीं है उनके पास। और लेकिन यहाँ पर भी एक परीक्षा की घड़ी थी उस समय मैं बैठ नहीं सकता था। जो प्रदेश अध्यक्ष जी का इलेक्शन था, मैंने 35-36 जगह प्रोग्राम भी करवाए उनके सोनीपत विधानसभा में, और जब रोड शो था जिस दिन उनका नामांकन का था, तो मेरा अपना निजी 152 गाड़ियों का काफिला भी था उस रोड शो में। वैसे तो गाड़ियां थी 4000 से भी ऊपर गाड़ियां थी उसमें, मेरे को एग्जैक्ट फिगर ध्यान नहीं, शायद 5-6 हजार भी हो सकती है, लेकिन उसमें 152 गाड़ियों का योगदान मेरा अपना था। परिणाम स्वरूप जब उनका काफिला निकला था, तो एक सिरा काफिले का डीसी ऑफिस के आगे था और एक सिरा मूर्थल तक था। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि उस दिन जो एक रोड शो था, निश्चित रूप से जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने जब लोकसभा का चुनाव सोनीपत से लड़ा, क्योंकि एक हवा बना दिया था कि बीजेपी आएगी, संविधान बदल देगी, ब्रह्मचारी पता नहीं क्या कर देगा, सरकार अगली बीजेपी की नहीं आएगी, ऐसा भी मैंडेट फैलाया गया। बहुत सारे जातिगत किस्म के जहर बोले गए, हर एक तरह की राजनीति की गई। सारी बातें तो मैं अभी मीडिया में नहीं बता सकता उस चुनाव में और क्या क्या हुआ, लेकिन एक हमें इस बात की तसल्ली है कि सोनीपत के बराबर लगता रोहतक लोकसभा है। लगभग जातिगत समीकरण के हिसाब से, हर एक हिसाब से सोनीपत और रोहतक की मैचिंग है। अगर आप देखेंगे तो रोहतक वाली बराबर में रोहतक वाली सीट भारतीय जनता पार्टी 3.5 लाख वोटों से हारी और हम मात्र 10,000 वोटों से हारे। ये बहुत बड़ी बात है। यहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि सोनीपत के कार्यकर्ताओं ने कितनी अच्छे से मेहनत करी। अब जातिगत समीकरण पे जाइए ना, अंबाला वाली सीट जो शहरी सीट है, जिसमें 6 शहरी विधानसभा पड़ती है उस लोकसभा में, वो सीट हम 60,000 वोटों से हारे। हिसार जैसी सीट हम 70-80 हजार वोटों से हारे। सिरसा जैसी सीट हम 3.5-4 लाख वोटों से हारे। रोहतक हम 3.5 लाख से हारे, जबकि बहादुरगढ़ और रोहतक दोनों बड़े शहर उस लोकसभा में आते हैं। और सोनीपत, क्योंकि सोनीपत शहर को छोड़ करके यहाँ बाकी जितनी भी विधानसभा है, 9 विधानसभा है, तकरीबन सभी विधानसभा देहात क्षेत्र में आती है, रूरल एरिया है। अगर आप सफीदों की बात करो, आप जुलाने की बात करो, बरोदे की बात करो, करखोदे की बात करो, गुहाना में है एक शहर है, गुहाना में शहर पड़ता है, लेकिन वो इतना पर्याप्त नहीं है कि हम उसको रूरल सीट कहें। सिर्फ शहर को छोड़ दे तो बाकी रूरल एरिया वहां 70% है। ऐसे गन्नौर में शहर को हटा दे तो अधिकांश रूरल एरिया है। आप देख सकते हो कि मात्र 10,000 वोटों की कसर रहेगी। वो भी अगर हमें थोड़ा सा समय और मिल जाता तो हम सीट जीतते ये वाली। लेकिन सर सच्चाई अभी भी आप नहीं बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की जो हार, जो हमारे जो ये चुनाव थे, इसमें भी भीतर घात हुआ है क्या? देखिए, मैं इस बात को कैमरे के आगे सही नहीं समझूंगा कहना। जब विधानसभा के चुनाव थे, निखिल जी के चुनाव थे, जब सेक्टर 14 में तो उनके तंबू को भी उखाड़ दिया गया था। देखिए, उसमें भीतरघात नहीं था। हमारे एक कार्यकर्ता की, जो वहां पर शक्ति केंद्र प्रमुख थे और जिन कार्यकर्ताओं की ड्यूटी वहां तंबू लगाने में लगाई, जो वहां उस समय जिनकी ड्यूटी थी, क्या मामला था पूरा? लगभग रात के 8-9 बजे, क्योंकि उस समय मैंडेट ऐसा था, आप भी मीडिया चैनल
है आपका कि मीडिया भी अगली सरकार कांग्रेस की बता रहा था, हम आप भी आपस में बतलाते थे। और तो और भाजपा के कार्यकर्ता ये तो कहते थे कि हम सोनीपत सीट जीतेंगे, हम खरगोदा सीट जीतेंगे, लेकिन जब किसी कार्यकर्ता से ये पूछा जाता था, मीडिया वाले पूछते थे कि हरियाणा में अगली सरकार किसकी होगी, तो वो भी बड़े कॉन्फिडेंस से नहीं कह पाते थे। जो सट्टा बाजार है, क्योंकि मैं हालांकि सट्टे बाजार में मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन क्योंकि राजनीतिक जिम्मेदारी है तो हम बतौर एज एन थर्मामीटर सट्टे बाजार की रिपोर्ट ले लेते हैं। तो वहां की जब रिपोर्ट ली गई तो ये संज्ञान में आया कि भाई सट्टा बाजार भी 60 से ऊपर सीट कांग्रेस की बता रहा है। उनका मोरल काफी हाई था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। तो सेक्टर 14 वाले शक्ति केंद्र में जहां हमारे 5 बूथ लगते हैं, आधी रात को वहां से 9-10 बजे के आसपास बूथ उखाड़ दिए गए, हमारे तंबू उखाड़ दिए गए। तब मैंने विधायक जी के परिवार के एक सदस्य से बात की, उनके चाचा जी से बात हुई कि इस तरीके से वहां तंबू उखड़ गया। तो उन्होंने बोला मैं आता हूं। मैं कहा नहीं, आप और काम संभालिए। रात को 11 बजे मैं खुद अपने आगे तंबू लगवा के आया था। ये इशू था। और उसमें हमारे कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता, देखो कार्यकर्ता ना सक्षम कई तरीके से होता है। कई कार्यकर्ता आदमी जोड़ने में सक्षम होते हैं, कई आदमी नहीं जोड़ पाते, लेकिन उनका एक विजन होता है जो 500 लोगों को प्रभाव कर लेता है, लेकिन वो आदमी नहीं जोड़ पाते। कई लठ उठाने में भी सक्षम होते हैं, जहाँ ऐसी बात आ जाए। तो जो कार्यकर्ता हमारे वहां थे वो डेडिकेटेड थे बीजेपी के, वो चुनाव में हमारे साथ ही थे, पर वो लठ उठाने में सक्षम नहीं थे। तो वहां कुछ समय ऐसा आ गया था कि जहां तंबू हमारे उखाड़े जाए तो वहां हमें लठ उठाने की जरूरत थी। तो जो मेरे से बन सका, तो बाकी टेंट तो वही लगा था जहां लगना चाहिए था। अच्छा। वो नहीं हटा पाया कोई। अच्छा। और अगले दिन सुबह 8 बजे मैं वहां खड़ा हो गया था, टेंट नहीं दे दिया था। अच्छा। इतने तो फिर हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जब हम एक हाथ में माला लेके चलते हैं तो दूसरे हाथ में हमारे भाला भी होता है। चलिए, ये बात हो रही सांसद के चुनाव को लेकर, विधायक के चुनाव को लेकर, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी अभी ये बात आपको कड़वी लगेगी थोड़ी, ठीक है? तरुण देवीदास को लगातार अनदेखा किया जा रहा, आपको नहीं लगता? मैं आज जिले का महामंत्री हूँ, कैसे अनदेखा किया जा रहा है? महामंत्री पार्टी की माँ होती है। लेकिन आप जो इच्छा जाहिर करते हैं, पिछली बार की बात करें, विधानसभा की टिकट आप मांग रहे थे, तभी आपको अनदेखा किया। जो जिम्मेदारी दी जाती है उसमें भी आपके साथ भेदभाव, जो मैंने पहले अभी चर्चा की, मैं दोबारा तो दोहराना नहीं चाहूंगी। देखिए, विधानसभा चुनाव में अभी एक आपने विषय रखा था, उस समय जब यहाँ पर इलेक्शन की सारी रायशुमारी चल रही थी, जब मीडिया के सर्वे चल रहे थे, तो मैं या तो ट्यूलिप हॉस्पिटल में होता था या गंगाराम हॉस्पिटल में होता था जी, क्योंकि वो भी मेरे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बिल्कुल। टिकट डिक्लेरेशन होने का वो एक फाइनल वो था, और हो ना हो उस समय सभी लोग अपने बेस्ट एफर्ट्स करते हैं, नेताओं से भी मिलते हैं। एक वर्ड होता है लॉबिंग भी करते हैं, पर मैं लॉबिंग कैसे कर सकता था? मैं तो हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं जा सकता था। बिल्कुल। क्योंकि एक पता है कि अभी कुछ दिनों में क्या होने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टरों ने पहले ही बता दिया था कि समय ज्यादा नहीं है, तो उसमें मैं किसी का नहीं कहूंगा, कई चीजें भाग्य की हो जाती है कई बारी। अगर क्योंकि चुनाव में बहुत सी बातें होती है, उस समय मानसिक स्थिति क्या है, शारीरिक स्थिति क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, जातिगत समीकरण क्या बैठता है, तो बहुत सी चीजें होती है। उस समय मेरे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, तो मैं उससे भाग नहीं सकता। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लाना नहीं चाहती थी, लेकिन क्वेश्चन लाने का मतलब यही था। तरुण देवीदास जी की बात करें, पार्टी के प्रति काफी समर्पित रहे हैं। इनका तो ये मानना है कि पार्टी ने मुझे पूरा सम्मान दिया, जिला महामंत्री का पद जो है इनके पास है, लेकिन हम मीडिया जो है इस बात को किसी और तरीके से भी जरूर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि तरुण देवीदास जी को बार बार अनदेखा किया जा रहा है। अभी दोस्तों बात चल रही है मेयर के चुनाव को लेकर के, चर्चाएं काफी जोरों में है, उनमें से तरुण देवीदास जी का भी नाम जो लगातार जो है आ रहा है। सर, बात करें, लगातार चर्चाएं रहती है कि जो पंजाबी जो दावेदार होता है वो सीट निकालने में मतलब पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा होते हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है जातिगत समीकरणों से बहुत दूर हट के चलती है, और बात आपकी भी ठीक है। जो चुनाव है, जो भारत में एक पॉलिटिकली राजनीतिक जो तंत्र है, उसमें जातिगत समीकरण, स्थानीय मुद्दे और भी बहुत सी चीजें हैं जो कायदे से तो राजनीति में नहीं होनी चाहिए। राजनीति में वोट होना चाहिए कोई जो गुड पर्सन है, जिसकी अच्छी छवि है, जो जनता के बीच में रहता है, चाहे भले ही मर्जी वो किसी जाति का हो, लेकिन हम इन बातों को इनकार नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से जाति का समीकरण एक हैवी रहता है, और हमारे शीर्ष नेतृत्व के पास किस जाति का क्या यहाँ प्रभाव है, क्या किसको लड़ाना ठीक रहेगा, और भी शीर्ष नेतृत्व को और भी बैलेंस करके चलना पड़ता है। और भी जगह चुनाव है, उसमें भी देखना पड़ता है कि भाई पूरा जो हमारा सामाजिक आधार है, जो हमारे हरियाणा में जो 36 बिरादरी है, सभी बिरादरी को साथ लेकर चलने का एक विजन रहता है। हमारे बड़े नेता है, जब एक छोटी टोली बैठती है प्रदेश की, तो सभी बातों को ध्यान में रख करके टिकटों का वितरण किया जाएगा। मेयर और विधायक के बारे में आप क्या राय रखते हैं? इन दोनों के बीच में कैसा क्या कुछ होना चाहिए? निश्चित रूप से सोनीपत नगर निगम में स्थानीय लोगों के काम तभी हो सकते हैं जब
मेयर और विधायक के अच्छे संबंध हो, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि विधायक जो हमारा क्षेत्र है उसकी बातों को विधानसभा में रखता है। विधायक का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मैं सही मायने में बोलूं तो विधायक की पावर तो चीफ सेक्रेटरी के बराबर की पावर होती है, क्योंकि विधायक चाहे अपने प्रश्न के माध्यम से विधानसभा में कुछ भी करवा सकता है। और जो मेयर है उसका स्थानीय सरकार, हम जिसको कहेंगे अर्बन लोकल बॉडीज कहेंगे, जो स्थानीय निकाय है, उसमें क्योंकि अब सोनीपत नगर निगम बन चुका है, उसमें अगर दोनों के बीच में समन्वय ठीक रहेगा तो जैसे एसएमडीए है, बजट को लेकर के, कामों को लेकर के, जहां आधारशिला रखी जा रही है, काम करने को पूरा करने को लेकर के एक समन्वय होना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से आपका इशारा यहाँ पर किस तरफ जा रहा है, आप समझ रहे हैं? नहीं, हम अपना भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरह है। अच्छा जी, तो मेयर जो भी बनेगा उसके विधायक के अच्छे संबंध रहेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। नहीं, आपका इशारा तो किसी और तरफ था कि आपस में समन्वय होना जरूरी है, एकता होनी जरूरी है, लेकिन खुल के बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा बहुत मतभेद तो कभी हो सकता है, पर कभी मनभेद नहीं होता। जिसको भी पिछली बार भी मेयर की टिकट मिली, जिनको हमारे स्थानीय विधायक, सभी नेताओं ने उनके लिए मन से काम किया, तभी इतने वोटों से जीते। विधायक जी के बगैर उसके थोड़ा 33,000 वोटों की लीड मिलती। सभी कार्यकर्ताओं ने मन से काम करा बीजेपी के लिए। जो आपके मेयर राजीव जैन जी, अगर हम उनकी बात करें, काफी जनता के बीच में दिखाई देते हैं और काफी क्रियाशील रहते हैं, तो उनके बारे में विधायक की बात आपने की, प्रदेश अध्यक्ष की बात आपने की, जिला अध्यक्ष की बात आपने की, तो मेयर के बारे में आपकी क्या राय है? राजीव जैन ने, कैसा कार्यकाल रहा, कितने विकास कार्य हुए? राजीव जैन जी का तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल सफर है। उन्होंने राजनीतिक की गहराइयों का और किस तरीके से स्थानीय प्रशासन से किस तरीके से काम लिया जाए, उनका बहुत बड़ा अनुभव है। राजीव जैन जी ने पिछले 9-10 महीने जो उनका कार्यकाल रहा है, अच्छा काम किया। तो आपको नहीं लगता कि पार्टी को उनके कार्य को देखते हुए उनको 5 साल के लिए मौका देना चाहिए, किसी और बंदे को, कोई और नया उम्मीदवार मैदान में ना उतारकर वही जो है मैदान में उतारनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का अगर आप और प्रदेशों में देखोगे और हरियाणा में भी देखोगे, मैं हरियाणा के एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। 2014 में 90 विधानसभा क्षेत्र में जिन 90 प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी थी, अगर हम 2019 से उसका कंपैरिजन करें तो लगभग 70% नए चेहरे थे। और उसको अगर आज हम 2024 से कंपैरिजन करें, 14 और 24 से, तो लगभग 90% नए चेहरे हैं। और सोनीपत में आप देखेंगे विधानसभा चुनाव में 6 के 6 नए चेहरे हैं, जो 2014 में जिनको टिकट प्राप्त हुई थी, अब 2024 में बिल्कुल 6 के 6 नए चेहरों को टिकटें मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी की एक सिंपल सी थ्योरी है। अब भारतीय जनता पार्टी को अगर आप स्टडी करोगे कि अंत्योदय में खड़े कार्यकर्ताओं का काम भी होना चाहिए, समाज में एक बैलेंस भी होना चाहिए, और सभी कार्यकर्ताओं को अपनी क्षमता के अनुसार चुनाव लड़ने से लेकर के, संगठन में जिम्मेदारी से लेकर के, और सरकार में जो अन्य जिम्मेदारी है, सभी बातों को बैलेंस करके भारतीय जनता पार्टी चलती है। और आप देखेंगे जहां जहां चेंज हुआ है, अब की बार मैं अगर आपको बताऊं, 2024 के विधानसभा चुनाव में लगभग 9 सिटिंग एमएलए ऐसे हैं जिनकी टिकट कटी है। बहुत प्रश्न उठे कि सिटिंग एमएलए की टिकट काट दी, और वहां जो रिजल्ट है वो सकारात्मक आए। वो 9 के 9 जो नए चेहरों को मिली, वो बहुत भारी मार्जिन से जीते हैं। 2019 में भी लगभग 12 से 13 सिटिंग एमएलए उनकी टिकट कटी थी। कहीं तो कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी टिकट कटी, और बाकी दूर क्यों जाते हो, मेरे ग्रैंडफादर साहब बहु देवीदास जी की भी लगातार कई बार एमएलए रहते हुए भी, सिटिंग एमएलए होते हुए टिकट कट गई थी। तो इस चीज को हमें अपनाना चाहिए कि यहाँ पर ऐसा कोई मापदंड नहीं है, कांग्रेसी कल्चर नहीं है कि जो सिटिंग है वही गेटिंग है। यहाँ पर तो रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, और ये भी जरूरी नहीं कि अगर किसी की टिकट कटती है तो उसकी कोई नेगेटिव फीडबैक है, ऐसा नहीं है। और भी बहुत से रीजन होते हैं। और आप देखो ना, अभी संजय भाटिया जी 7 लाख वोटों से करनाल लोकसभा चुनाव जीते, उनको टिकट ना दे करके मनोहर लाल जी को वहां से टिकट दी गई, जो एमपी बने वहां से। और संजय भाटिया जी को अभी राज्यसभा के मेंबर में बनने वाले हैं और कुछ दिनों में। मान लीजिए, देखिए, पार्टी आपको मौका दे देती है, जनता भी आपको सिर आंखों पर बिठाते, तो सोनीपत को आप क्या देंगे? सोनीपत में कई चैलेंजेस है, कई काम है जो होने चाहिए, जो आगे किए भी जा सकते हैं। स्मार्ट सिटी के डायरेक्शन में भी सोनीपत को करा जा सकता है, जहाँ स्मार्ट डस्टबिन से लेके, स्मार्ट पोल से लेकर के, और भी ऐसे बहुत से काम है जो सोनीपत को आज की आधुनिक तकनीक के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा स्वरूप, अच्छा स्वरूप दिया जा सकता है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है सोनीपत में, वो पार्किंग को लेकर के है,
जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक है, व्हीकल्स है, वो बहुत ज्यादा है। उसके लिए भी कई जो बातें हैं वो माइंड में है कि जो हम कर सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि हमेशा जो इनोवेशन होता है दैट मेक्स द चेंजेस, ये कहावत है। और बेटर चेंजेस, नॉट बेटर, बेस्ट चेंजेस इनोवेशन के माध्यम से होती है। और इनोवेशन हमेशा यूथ लाता है। और भी बहुत से ऐसे काम है। अगर हम सोनीपत में जैसे आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज्यादा है, उस इंडस्ट्रीज में जैसे थोड़ा पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पर जो अभी अंडरग्राउंड की जो वाटर टेस्टिंग जो रिपोर्ट है वो भी बहुत खराब है। और भी बहुत से काम है। अभी तो अगर स्थानीय निकाय की तो सबसे मेजर जिम्मेदारी होती है पब्लिक के जो बेसिक नेसेसिटीज है उसको लेकर के जी। उसमें चाहे वाटर सप्लाई की बात है, सीवरेज डिस्पोजल की बात है, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस को लेकर के बात है, चाहे सैनिटेशंस को लेकर के बात है, चाहे शहर में कूड़ा कड़कर मलबा कहीं ना दिखे, वो भी उसी क्राइटेरिया में आता है। फायर नॉर्म्स के भी उसी में आते हैं। तो नगर निगम अपने आप एक बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है जिसके पास बहुत सारा हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, आपका जो भी आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज है। जैसे अभी आज भी पीड़ा होती है देख करके कि 20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको आज तक अपना अधिकार नहीं मिला, कब्जे उनके पास है, उन बेचारों ने किसी समय पर 5 रुपए गज भी भरा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जब 1991 में वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे देश के, जो आरक्षण वाला मुद्दा हुआ था, जो सोनीपत में आगजनी हुई थी, क्योंकि बाबूजी उस समय विधायक थे, हमने जो भयानक मंजर उस समय देखा था, उन लोगों के उसमें रिकॉर्ड चल गए, क्योंकि रिकॉर्ड में मिलान नहीं हो रहा, रसीदें उनके पास है, तो उनको रजिस्ट्री का भी उनको लाभ नहीं हो रहा और उनको ओनरशिप टाइटल नहीं मिल रहा। और ओनरशिप टाइटल ना होने की वजह से ना तो आज बैंक लोन देता है, ना उसका कमर्शियल पास होता है। तो वो बहुत बड़ा एक इशू है, उसको मैं प्राथमिकता पे रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी से पहले भी उसकी विनती कर चुका हूं कि उस क्राइटेरिया को एक अलग विजन से देखा जाए। जो 5 रुपए गज साल 1980 में जब बाबूजी ने रखा था, वो उस पे जो भी सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज बन के जो आज का जो रेट बनता है उस हिसाब से सरकार लेकर के, निश्चित रूप से सरकार को भी उसमें रेवेन्यू मिलेगा और कम से कम 20,000 परिवारों का भला होगा जी। और बाबूजी देवीदास जी का नाम हमेशा के लिए, जो उनका एक विजन सपना था कि मैं सोनीपत के लोगों को फलता फूलता देखूं, वो हमें तसल्ली होगी कि उनका जो एक ड्रीम था उसको कहीं किसी हद तक हम पूरा करने में कामयाब होंगे। जी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जिला महामंत्री तरुण देवीदास जी, जो लगातार मेयर की टिकट की दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इनके साथ और चेहरे भी जो है मैदान में है, जिनको कभी जनता के बीच में देखा नहीं गया, लेकिन खंबे पर उनके पोस्टर लगे हुए जरूर नजर आ रहे हैं। वो भी मेयर की टिकट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये है कि पार्टी अपने समर्पित कार्यकर्ता को मौका देती है, पुराने धुरंधर को मौका देती है, या कोई और ही नया चेहरा मैदान में उतार कर पार्टी की मुश्किलें बढ़ाती है, या सोच समझकर जो है निर्णय लेती है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि टाइम काफी कम रह गया और जल्दी डिक्लेरेशन जो है होने वाली है। तो दोस्तों लगातार अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।